उसमें आज मैं आपको नया टॉपिक बता रहा हूँ, गार्डनर मरे का नियम। गार्डनर वर्सेस मरे। गार्डनर मरे का जो नियम है वो क्या है? देखो, कई बार क्या है, फर्म के साझेदारों में कोई भी साझेदार यदि दिवालिया घोषित हो जाता है, दिवालिया घोषित होने की दशा में वो अपने खुद के दायित्वों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है, वो अपने खुद के दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाता है। तो ऐसी दशा में उसके दायित्वों का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? तो अब ये निश्चित है कि जब कोई साझेदार अपने खुद के दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसके दायित्वों का भुगतान शेष बचे साझेदारों के द्वारा किया जाता है। लेकिन समस्या ये होती है कि शेष बचे साझेदार उसके दायित्वों को या उसके घाटे को किस अनुपात में वहन करेंगे। तो इसके लिए क्या है, एक बहुत पहले एक मुकदमा चला था इंग्लैंड के। इंग्लैंड में क्या है, एक मुकदमे के अनुसार 3 पार्टनर थे, गार्डनर, मर्रे और विल्किंस। विल्किंस जो साझेदार था वो दिवालिया हो गया और दिवालिया होने की दशा में वो अपने खुद के घाटे को पूरा करने में सक्षम नहीं था। इसलिए शेष बचे साझेदारों ने निश्चय किया कि उसके घाटे को पूरा किया जाए। लेकिन अब समस्या आ गई कि शेष बचे साझेदार उसके घाटे को किस अनुपात में वहन करेंगे, तो उनमें विवाद हो गया और ऐसी दशा में ये विवाद है वो कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में जब विवाद पहुंचा तो कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया कि विल्किंस के घाटे को शेष बचे साझेदार पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे। तब से यह नियम लागू हो गया है कि अगर कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है और वो खुद के दायित्वों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है या खुद का घाटा पूरा नहीं कर पाता है तो उसके घाटे को शेष बचे साझेदार पूंजी के अनुपात में वहन करते हैं। इसको हम कहते हैं गार्डनर मरे का सिद्धांत। ठीक है, तो ये गार्डनर मरे का सिद्धांत कहलाता है। तो आज हम इस गार्डनर मरे के सिद्धांत को लागू करते हुए हम इलस्ट्रेशन करेंगे। इसका 5वां, 4 इलस्ट्रेशन हमने कर लिए थे और 5वां जो इलस्ट्रेशन है बुक में वो देखो। इसमें पेज नंबर 169 पर आपके 5वां जो इलस्ट्रेशन है, इसमें 3 पार्टनर है, दीपक, कपिल और भरत, जिनका लाभ हानि का अनुपात दे रखा है 3-2-1। बैलेंस शीट दे रखी है। देखो, इसमें बैलेंस शीट में भरत की कैपिटल वो एसेट्स में दे रखी है, यानी कि इसकी पूंजी का डेबिट शेष आ रहा है, और दीपक और कपिल की कैपिटल लायबिलिटी साइड में दे रखी है, यानी कि इनकी क्रेडिट शेष है। नीचे सूचनाएं जो दे रखी है, फर्म का समापन कर दिया गया और संपत्तियों से कितनी राशि प्राप्त हुई वो दे रखा है नीचे। लेकिन ये भी दे रखा है कि भरत दिवालिया हो गया और उसकी जायदाद से केवल 5100 रुपये ही वसूल हुए, यानी कि पूरा भुगतान नहीं कर सका। तो फिर आगे दे रखा है कि वसूली खाता साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए और गार्डनर मरे का नियम लागू कीजिए। और ये भी दे रखा है कि साहूकार साझेदार वसूली की हानि में अपना हिस्सा नकद नहीं ले पाएंगे। देखो, गार्डनर मरे का जो नियम है उसके अनुसार एक नियम और है। न्यायालय के द्वारा ये भी फैसला दिया गया था, ये तो फैसला था ही कि दिवालिया साझेदार के घाटे को शेष बचे साझेदार पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे। लेकिन एक फैसला ये भी दिया था कि वसूली पर जो हानि होती है, यानी कि रिलायसन जो लॉस होता है, उस लॉस का पैसा वो कैश में लेकर आएंगे। और लेकिन कौन लेकर आएंगे? जो साझेदार दिवालिया नहीं है। लेकिन कई बार प्रश्न में स्पष्ट दिया हुआ रहता है कि रिलायसन पर जो लॉस होता है वो पैसा शेष बचे साझेदार कैश में नहीं लाएंगे, तो इसमें भी ऐसा ही दे रखा है। तो इसके अनुसार देखो हम खाते हैं कैसे बनाएंगे। खाते वही हमारे को 3 बनाने, वही रिलायसन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। लेकिन उसके घाटे को शेष बचे साझेदार कैसे बांटेंगे वो केवल इसमें दिखाना है। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे रिलायसन अकाउंट। तो रिलायसन अकाउंट के लिए बैलेंस शीट जो दे रखी है उसके एसेट्स पक्ष में जो मदे दे रखी है उनको हम इसके दिखाएंगे डीआर साइड में। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कैश। कैश हम नहीं दिखाएंगे, कैश को हम कैश अकाउंट में दिखाएंगे। दूसरे नंबर पर है आपके डेटर्स। तो डेटर्स इसमें दे रखे हैं 1,20,000। डेटर्स के बाद में फिर दे रखा है स्टॉक। स्टॉक 1,80,000। स्टॉक के बाद में है बिल्डिंग। बिल्डिंग का मूल्य है 3,84,000। ये आ गई आपके एसेट्स। नीचे कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल की कैपिटल अकाउंट में आएगी। तो एसेट्स तो हमने दिखा दी इसके डेबिट साइड में। अब लायबिलिटी साइड की जो मदें हैं उसको हम कहाँ दिखाएंगे? सीआर साइड में। तो इसमें देखो लायबिलिटीज की कुछ मदें हैं जिनको हम दिखाएंगे। सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर्स, दूसरे नंबर पर बीपी,
बस दो ही मदे आएगी, जनरल रिजर्व, P&L, कैपिटल ये नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का मूल्य दे रखा है इसमें 1,40,000, और दूसरे नंबर पर दे रखा है इसमें बीपी दे रखा है इसमें 1 लाख। ठीक है, ये लायबिलिटीज की मदद हुई। अब हम क्या करेंगे, संपत्तियों को बेचने से जो पैसा प्राप्त होता है, नकद पैसा प्राप्त होता है, तो सीआर साइड में दिखा देंगे बाय कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड, यानी कि संपत्तियों से वसूली। तो नकद पैसा देखो इसमें किस किस से प्राप्त हो रहा है, इसमें दे रखा है भवन और स्टॉक 5,28,000 में बेचेंगे, तो बिल्डिंग एंड स्टॉक, तो बिल्डिंग और स्टॉक है वो 5,28,000 में बेचा गया है। और फिर इसके बाद में देखा है वसूली हुए 6,000 रुपये हुए। दायित्वों का भुगतान करते हैं या खर्चे होते हैं उनको हम डीआर साइड में दिखाते हैं, तो डीआर साइड में आएगा, तो पहले इधर पूरा कर लेते हैं। और देनदारों में से 3,000 रुपये डूब गए, तो देनदारों से लेने कितने थे, देखो देनदार थे हमारे 1,20,000, तो 3,000 डूब गए, तो इसका मतलब कितना पैसा प्राप्त हुआ, 1,17,000। तो डेटर्स से हमारे को 1,17,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। तो बिल्डिंग स्टॉक से 5,28,000 और डेटर्स से 1,17,000 की राशि प्राप्त हुई है। ठीक है, बस ये मदे है। तो ये तो नकद राशि प्राप्त हुई है संपत्तियों से, तो इनको हम दिखा देंगे सीआर साइड में। ठीक है, क्योंकि आपके एसेट्स का। अब इसके बाद में देखो दायित्वों के लिए जो दे रखा है, एक तो वसूली हुए हैं 6,000 रुपये, तो इसमें लिख देंगे टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेज 6,000 रुपये। अच्छा, इसमें दायित्वों का जो नकद भुगतान किया गया है उसमें देखो क्या क्या भुगतान किया गया है, दो ही मदे थी, क्रेडिटर्स और बीपी। तो क्रेडिटर्स के लिए देखा कि लेनदारों को तो पूर्ण भुगतान कर दिया, तो लेनदारों को पूर्ण भुगतान कर दिया, तो लेनदार हमारे कितने थे, 1,40,000। ठीक है, और बीपी के बारे में इसमें प्रश्न में कोई सूचना नहीं दे रखी है, सूचना नहीं है तो भी यही माना जाता है कि हमने पूरा भुगतान कर दिया है। ठीक है, तो बीपी का मूल्य 1 लाख था, ये भी हम दिखा देंगे। तो टोटल हमने दायित्वों का भुगतान है वो कितना किया है, 2,40,000। ठीक है, ये आपके लायबिलिटीज का हो गया। वसूली वे हमने दिखाई दिए थे। अच्छा, साझेदार दिवालिया हो जाता है, उससे कितनी राशि प्राप्त हुई, ये सब हम पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे। तो रिलायंस अकाउंट में केवल यही मदे आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे कि किस साइड का टोटल है वो आपके ज्यादा आ रहा है। देखो इसमें डीआर साइड का और सीआर साइड का टोटल लगा दो, तो आपके टोटल है, ये डीआर साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो देखो इसमें टोटल है कितना आ रहा है, तो देखो रिलेशन का हम टोटल लगा रहे हैं, तो देखो डीआर साइड का टोटल आ रहा है इसमें 9,30,000, और इसमें सीआर साइड का टोटल आ रहा है आपके 8,25,000। तो डीआर साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इसमें से ये घटा देंगे, तो आपके ये लॉस हो जाएगा, लॉस हो रहा है इसमें 45,000 रुपये। ये 45,000 रुपये का, चूँकि डीआर साइड का ज़्यादा है इसलिए लॉस है। इस लॉस को साझेदार बांट लेंगे, 3 पार्टनर है इसमें, दीपक, कपिल और भरत। ये तीनों साझेदार है, इनका लाभ हानि का जो अनुपात है वो दे रखा है 3:1। तो 3:1 अनुपात में इसको बांट लेंगे 45,000 को। तो 45,000 का पहले 3/6। ठीक है, इसका आ गया आपके 22,500। दूसरे का आता है आपके 15,000। और तीसरे का जो है 7,500।
इस प्रकार से ये जो लॉस हुआ है 45,000 रुपये का, तीनों साझेदारों में बांट लिया, प्रत्येक का हिस्सा हमने ज्ञात कर लिया। ये तो हो गया अपना रिलायंस अकाउंट। तो रिलायंस अकाउंट तो ठीक वैसे बनेगा, गार्डनर मरे का नियम लागू होता है या नहीं होता है, रिलायंस अकाउंट में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो रिलायंस अकाउंट हमने बना लिया, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इनकी पूंजी का प्रारंभिक शेष। तो देखो इसमें दीपक और कपिल की तो क्रेडिट शेष है कैपिटल का, तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय बैलेंस बीडी। लेकिन भरत का डेबिट शेष है वो डेबिट साइड में दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी। तो देखो भरत की कैपिटल का डेबिट शेष है 24,000, तो ये 24,000 पे डेबिट साइड में दिखा देंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। लेकिन इनका क्रेडिट शेष है लायबिलिटीज में था 2,64,000 और दूसरे का है 1,56,000। ये हमने पूंजी का शेष दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट के अंदर पहले का कोई अवितरित लाभ या हानि का शेष है वो दिखा देंगे। तो इसमें लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व और पी&एल दोनों दे रखे हैं और दोनों लाभों के शेष है, इसलिए दोनों को हम कहां दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो जनरल रिजर्व इसमें दे रखा है 54,000 और 54,000 को तीनों साझेदार बांटेंगे 3-2-1 अनुपात में, ठीक है। तो 3-2-1 अनुपात में तो 3/6, एक का तो आपके कितना आ जाएगा 27,000 आ जाएगा और दूसरे का आपके कितना है 2/6, इसका कितना आ जाएगा आपके में दीपक और कपिल का हिस्सा है वो 18,000 आ गया। अब तीसरे का देखो, तीसरे का आ जाएगा आपके 9,000। ये तो आ गया जनरल रिजर्व में हिस्सा। इसके अलावा इसमें पी&एल भी दे रखा है, पहले का लाभों का शेष है ये भी। तो पी&एल जो दे रखा था वो दे रखा था इसमें 18,000। 18,000 को 3-2-1 के अनुपात में बांटेंगे तो पहले का 3/6 यानी कि आधा हो गया, यानी कि 9,000। इसका तो 9,000 आ गया। दूसरे का कितना आ गया 2/6, इसका कितना आ गया 6,000 और तीसरे का कितना आ जाएगा 3,000, ठीक है। ये पी&एल हो गया। अब देखो इसमें अगर गार्डनर मरे का नियम लागू किया जाता है तो दिवालिया साझेदार के घाटे को शेष बचे साझेदार पूंजी के अनुपात में वहन करते हैं, दिवालिया साझेदार के घाटे को। लेकिन पूंजी का अनुपात कौन सा, पूंजी का अनुपात वो होता है जो फर्म का समापन करने से पहले का जो आता है। अब इसमें समापन करने के बाद में तो रिलायंस का लॉस भी आ गया और ये जनरल रिजर्व पी&एल ये पहले के हैं, तो इनका जनरल रिजर्व पी&एल पहले का जो लाभ या हानि का शेष है समापन करने से पहले का, उनको बांटने के बाद में या उनका समायोजन करने के बाद जो पूंजी का शेष आता है उस अनुपात में, तो वो अनुपात हम निकाल लेंगे। रिलायंस का लॉस प्रॉफिट नहीं, रिलायंस का लॉस प्रॉफिट है समापन करने के बाद में होता है, तो रिलायंस का लॉस प्रॉफिट बांटने से पहले जो पूंजी का शेष आता है, तो जनरल रिजर्व पी&एल ये पहले के हैं, तो इनको बांटने के बाद में इनका अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉस कितना हो रहा है वो हमारे को ज्ञात करना है और अनुपात ये पहले ज्ञात कर लो। इसमें देखो, इसमें दीपक डेबिट साइड में पहले का कुछ नहीं है लॉस, रिलायंस लॉस बाद में दिखाएंगे, पहले इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखो इसमें दीपक का देखो 2,64,000 और 27,000 और 9,000, इनको जोड़ देंगे, ये हो गया आपके 3 लाख, ठीक है। और दूसरे का भरत का आ जाएगा, भरत का है आपके 1,56,000 और 18 और 6 24,000, ये आ गया आपके 1,80,000। तो देखो इसमें 3 लाख इसका आ गया और 1,80,000 इसका आ गया, दोनों का, ठीक है। तो ये अनुपात है, ये हम निकालेंगे इसका, इन दोनों का, क्योंकि इसमें दिवालिया साझेदार कौन है, भरत, तो इन दोनों की पूंजी का अनुपात निकालेंगे। तो इनका टोटल लगाए इधर, क्योंकि जनरल रिजर्व पी&एल पहले का है, तो 3 लाख और 1,80,000 इनका रेशियो है वो निकाल लो, 5 और 3, यानी कि भरत का जो भी घाटा होगा
इसके घाटे को दीपक और कपिल किस अनुपात में बांटेंगे? 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, तो ये अनुपात हमने पहले निकाल लिया। अब हम बाकी मदे दिखा देंगे। रिलायंस पर इसमें लॉस हुआ था, तो रिलायंस लॉस हम दिखा देंगे इसकी डीआर साइड में। रिलायंस लॉस में इसमें दीपक का जो हिस्सा है वो कितना था? 22,500, और कपिल का आया था 15,000, और इसका आया था 7,500। ठीक है, ये रिलायंस लॉस हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई मद नहीं है। अब सबसे पहले तो देखो भरत का दिवालिया कब होता है? जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है। तो इसमें देखो डेबिट साइड का टोटल लगाओ इसमें, तो डेबिट साइड का जो टोटल है ये आ रहा है आपके 31,500 भरत का डेबिट साइड का टोटल 31,500 आ रहा है। और सीआर साइड का देखो, सीआर साइड में दो ही मदे हैं, 9,000 और 3,000, कितने हो गए? 15,000। तो ये 15,000 घटा दो 31,500 में से, ये आगे 16,500। यानी कि भरत का जो घाटा है टोटल वो कितना आ रहा है? 16,500 रुपये घाटा हो रहा है। इसको 16,500 रुपये का जो घाटा हो रहा है उसके लिए प्रश्न में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि 5100 रुपये उसकी जायदाद से 5100 रुपये वसूल हो सके, जबकि उसे लेने कितने थे? 16,500। कैसे है 16,500? डेबिट साइड का टोटल हमने 31,500 लगाया, 31,500 में से सीआर साइड का टोटल 15,000 है वो घटा दिया हमने, तो 16,500 टोटल घाटा इसका 16,500 था। 16,500 में से हमारे को कितने मिल गए? 5100 मिल गए। जो पैसा प्राप्त हो गया वो तो हम सीआर साइड में दिखा देंगे बाई कैश 5100 रुपये। तो 5100 रुपये इसमें से कम कर दो, कितने बचे? 11,400। यानी कि अब भरत का जो घाटा है वो कितना है? 11,400। अब ये पैसा नहीं ला सकता क्योंकि इसने पहले 5100 रुपये दे दिए, अब वो भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। तो अब भरत का जो घाटा 11,400 है इसको दीपक और कपिल वहन करेंगे किस अनुपात में? 5 और 3 के अनुपात में 11,400 को। तो 11,400 को 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे, तो 5 और 3 के अनुपात में बांट दो इसको। 11,400 का 5/8, ये तो किसका आ जाएगा? दीपक का आ जाएगा। तो दीपक का हिस्सा देख लो इसमें कितना आ रहा है। हाँ देखो, हमने पहले इनका पूंजी का अनुपात निकाल लिया क्योंकि भरत इसमें दिवालिया घोषित हो गया है, तो इसके लिए इनका पूंजी का अनुपात 5:3 आया। ठीक है, ये तो हमने अनुपात निकाल लिया 5:3। अब भरत का देखो, इसमें भरत का हमने इधर टोटल लगाया डेबिट साइड का। डेबिट साइड का टोटल है वो कितना आया था? 31,500। ठीक है, और सीआर साइड में हमने ये दो मदे घटाई थी, ये सॉरी हमने एक गलती कर दी, 9 और 3 12 होते हैं, हमने 15 घटा दिए थे। 9 और 3 12,000, तो 12,000 हम घटा देंगे किसमें से? 31,500 में से। ये बचे आपके 19,500। ठीक है, 19,500 में से इसने 5100 रुपए दे दिए, तो 5100 रुपए इसमें ये बचे आपके 14,400 रुपए। यानी कि इसमें भरत का जो अब घाटा है वो कितना है? 14,400। और 14,400 को दीपक और कपिल है वो किस अनुपात में बांटेंगे? 5 और 3 के अनुपात में। तो 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे, 5/8 इंटू 14,400। ठीक है, ये इसमें दीपक का हिस्सा है वो कितना आ गया? 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए तो कौन देगा? दीपक देगा, दीपक कैपिटल। 9,000 रुपए भरत के खाते में दिखा देंगे सीआर साइड में, 9,000 रुपए तो इसने दे दिए। ऐसे दूसरे का निकाल लेंगे, दूसरे का 3/8 इंटू 14,400, तो उसका कितना आ जाएगा आपके? यानी कि कपिल का हिस्सा आ गया आपके 5400 रुपए। ठीक है, 5400 रुपए इसने दे दिया, हो गया इसका घाटा पूरा। अब टोटल लगा देंगे, घाटा पूरा कर दिया, लेकिन इनके घाटे में इसको देने से इनकी पूंजी में कमी हो जाएगी। इन्होंने किसको दिया? भरत को, तो इधर डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? भरत का।
भरत कैपिटल। भरत को दीपक ने तो कितने दिए थे 9,000 और कपिल ने कितने दिए थे 5400 रुपये। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इनकी पूंजी का शेष निकाल देंगे जैसे अब तक निकालते आए हैं। तो अब देखो इसमें दीपक का इधर सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 3 लाख और इसका जो टोटल है वो आ रहा है 1,80,000। इसमें दीपक का जो सीआर साइड का 3 लाख था, इसमें से ये डेबिट साइड का जो टोटल है ये घटा देंगे आपके 22,31,500। तो 3 लाख में से ये 31,500 हम घटा देंगे 2,68,500। यानी कि अब हम क्या करेंगे, दीपक को तो कितना भुगतान करेंगे 2,68,500। ऐसे कपिल का हिस्सा याद कर लेंगे। कपिल का डेबिट साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 20,400 और सीआर साइड का कितना था 1,80,000। 1,80,000 में से 20,400 घटा देंगे 1,59,600। तो और इसको हम कितना भुगतान करेंगे 1,59,600 का भुगतान करेंगे। अब आपके टोटल हो गया 3 लाख और इसका हो गया 1,80,000। अब भरत का हिसाब पूरा हो गया है और दीपक और कपिल को पेमेंट करना है, इसको 2,68,500 और इसको 1,59,600। तो ये बन गया अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। अब देखो इसमें कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का नियम वही है जैसे हम अब तक बनाते हैं। सबसे पहले रोकड़ का प्रारंभिक शेष जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा था। पुरानी बैलेंस शीट में रोकड़ थी हमारे पास 24,000 तो कैश हमारे पास पहले से था। इसके अलावा रोकड़ हमारे पास कौन सी आई, जो रोकड़ आती है उसको हम दिखाते हैं इसमें डीआर साइड में। तो संपत्तियों को बेचने से हमारे पास जो पैसा आया था वो आया था 6,45,000। रिलायंस अकाउंट बनाया था, उसमें हमने 3 संपत्तियों को बेचा था, डेटर्स, स्टॉक और मशीनरी, बिल्डिंग। उनसे हमारे को टोटल पैसा आया था 6,45,000। तो 6,45,000 रुपये हमारे को संपत्तियों को बेचने से प्राप्त हुई। और रोकड़ कौन सी आई, और रोकड़ इसमें आई है केवल भरत ने 5100 रुपये दिए थे हमारे को। दीपक और कपिल को तो पेमेंट किया था और भरत पैसा लेकर आया था। भरत लेकर आया था 5100 रुपये। ठीक है, पैसा हमारे पास ये है और भुगतान जितने भी है उसको हम कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में। तो अब सीआर साइड में देखो इसमें हमने जो भुगतान किया है, हमने दायित्वों में भुगतान किया था क्रेडिटर्स का और बीपी का। और क्रेडिटर्स और बीपी का हमने जो भुगतान किया था वो हमने कितना किया था, इसमें 1,40,000 क्रेडिटर्स थे और 1,00,000 बीपी था, यानी कि 2,40,000। 2,40,000 रुपये तो हमने क्रेडिटर्स और बीपी का पेमेंट किया था। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिटर्स एंड बीपी। इसके अलावा हमारे एक्सपेंसेस हुए थे। एक्सपेंसेस हमारे जो हुए थे 6,000, वो 6,000 हम दिखा देंगे इसके सीआर साइड में। ठीक है, कैश एक आपके ये था। इसके अलावा भुगतान हमने किसको किया था, दोनों को, दीपक को और कपिल को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमने किया था। तो दीपक को हमने जो पेमेंट है वो कितना किया था, इसमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ज्ञात किया था 2,68,500। 2,68,500 का भुगतान तुमने दीपक को किया था। और ऐसे ही कपिल का हमने भुगतान किया था 1,59,600। ठीक है, ये हमारी पेमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, अब टोटल लगा लेंगे। तो इसका टोटल लगा लो। कैश अकाउंट का डीआर साइड का जो टोटल है वो आपके कितना आ रहा है, इसका आ रहा है आपके 6,74,100। क्रेडिट साइड का टोटल भी वही आएगा। तो देखो इसमें क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं तो इसका टोटल भी आपके यही आ रहा है 6,74,100। ये हमारा कैश अकाउंट है। तो रिलायंस अकाउंट और कैश अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक वैसे बनाते आएंगे। गार्डनर वाले का नियम लागू होता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि दिवालिया साझेदार के घाटे को शेष बचे साझेदार पूंजी के अनुपात में वहन करते हैं। और पूंजी का अनुपात कौन सा, फर्म का समापन करने से पहले का जो पूंजी का शेष आता है उस अनुपात में। तो ये मैंने आज आपको बताया था, इसका पेज नंबर 169 पर 5वां इलस्ट्रेशन। तो इसलिए आप पहले इसका आगे वाला करने की जरूरत नहीं, आपको 5वां इलस्ट्रेशन है यही आपको फिर से रिपीट करना है। इससे पहले कुछ थ्योरी दे रखी है जो मैंने बताया था
ये बुक के अंदर इस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ करके इस 5वें इलस्ट्रेशन को आपको फिर से रिपीट करना है।